हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सेशन के 6th पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये आज इसका 7th पार्ट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। ठीक है दोस्तों, हमें रुकना नहीं है, भले ही हम थोड़ी थोड़ी तैयारी करें लेकिन हमें रेगुलर तैयारी करनी है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक पुष्पहीन प्रजातियों का उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए रानीखेत, सेकंड देवबंद चक्राता, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देवबंद चक्राता, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसके बारे में कुछ ये जानते हैं। ये 9000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है, 50 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें जो है, इसके एग्जाम्पल बताते हैं। जो प्रजातियां इसमें संरक्षित की गई हैं वो पुष्पहीन प्रजातियां हैं, जिनमें मतलब बीज नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मांस, लाइकेन, फर्न, कवक आदि। ये चीज आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे। आइए इसके सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, रानीखेत कालिका। ए नंबर पे दिया गया है रानीखेत कालिका। रानीखेत कालिका में भारत का पहला वन चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा अनुसंधान केंद्र रानीखेत कालिका में स्थापित किया गया है। इसका सी ऑप्शन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष चर्चा में रहा था ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जो कि डल नदी जो है श्रीनगर की, उसी के किनारे पर जबरवन पहाड़ियों की तलहटी में स्थित, जबरवन पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पुराना नाम जो था, जो ट्यूलिप गार्डन है, इसका पुराना नाम सिराज बाग था, जो कि 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा खोला गया था। बाद में इसे कुछ समय के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था और इसे पुनः 2020-21 में पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसका वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ये लगभग 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, और दूसरी बात ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो कि डल झील के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन का उपयोग कहां किया जाता है? इसके ऑप्शन है मृदा निर्माण में, सेकंड है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, थर्ड है वायु प्रदूषण सूचक के रूप में, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हां, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लाइकेन जो होता है, लाइकेन का उपयोग मृदा निर्माण में भी होता है, खाद्य पदार्थों के रूप में होता है, क्योंकि इसकी कुछ प्रजातियां जो होती हैं जिनका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है, जैसे रेंडियर मांस या कोलोडोनिया को आर्कटिक भाग में, किस भाग में? आर्कटिक भाग में खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रजाति है? रेंडियर मांस
रेंडियर मांस या क्लोडोनिया, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, क्लोडोनिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायु प्रदूषण सूचक के रूप में बात की जाए तो वायु प्रदूषण सूचक के रूप में जो ये होता है, जिस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है वहाँ पर ये अपने आप सूख जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि ये लाइकेन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लाइकेन जो है, लाइकेन कवक और शैवाल का एक सम्मिलित रूप होता है। ये दोनों सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, सिम्बायोटिक लाइफ। ठीक है, सिम्बायोटिक लाइफ या सहजीवी जीवन। अभी आप लोगों को हम इसके बारे में बताएंगे। कवक को इंग्लिश में फंजाई, क्योंकि कभी कभी कवक ना लिख के फंजाई लिख के आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फंजाई प्लस शैवाल को कहते हैं एल्गी। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं सहजीवी जीवन के बारे में, सिम्बायोटिक लाइफ। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सिम्बायोटिक लाइफ क्या होती है और कैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवी जीवन, सहजीवी, आइए इसके बारे में बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। जो कवक होता है वो जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। क्या क्या देता है? जल है, खनिज है, लवण है, विटामिन है आदि शैवाल को देता है। और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कवक द्वारा कर लिया जाता है। एक बार आप लोग दोबारा सुनेंगे। शैवाल, कवक जो होता है, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट निर्माण होता है उसका प्रयोग कवक कर लेता है और दोनों साथ साथ इस प्रकार से जीवित रहते हैं। और इनकी जो ये लाइफ होती है, सहजीवी संबंध जो इनमें पाया जाता है, इसे एक शब्द में हेलोटिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलोटिज्म, हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, सहजीवी जीवन के संबंध को इनके हेलोटिज्म कहा जाता है। इसमें एक होता है स्टोन मशरूम को खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें जो लाइकेन में एक पदार्थ पाया जाता है लाइकेनिन, और कुछ अन्य रसायन भी होते हैं जिनका उपयोग जो होता है, मतलब विभिन्न रासायनिक दवाइयाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। आइए और बढ़ते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है, जो मतलब इसका अध्ययन किया जाता है लाइकेन का, और लाइक्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लाइक्नोलॉजी। और लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था, जो ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, और इसका अध्ययन लाइक्नोलॉजी कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यास चक्रवात के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वाधिक क्षति पहुंची थी? इसके ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। जब यास चक्रवात आया था तो इसके कारण भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को काफ़ी क्षति हुई थी। इसके अलावा जो क्षति हुई थी
वो पश्चिम बंगाल का जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, दलदली भाग में जो पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव प्रजातियां कहते हैं। इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे हम जानते हैं जो यास चक्रवात है, इसका नामांकन किसने किया था, क्योंकि परीक्षा में आने के लिए ये बहुत ही मतलब देखा जाए एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यास चक्रवात का नामांकन जो था ओमान देश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। और यास का मतलब होता है, यास का मतलब होता है निराशा। यास का मतलब क्या होता है? यास जो शब्द आया है इसका मतलब होता है निराशा। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यहाँ पर एक गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है। क्या है? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। ये अक्सर चर्चा में क्यों रहता है, आप लोग बताएंगे? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे एक कछुआ की एक प्रजाति होती है ओलिव रिडले। क्या नाम है? ओलिव रिडले। ये कछुआ की एक बहुत ही छोटी प्रजाति है जो कि समुद्र में पाई जाती है। ये मुख्यतः हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। रिडले, ओलिव रिडले, ये चीज़ आप लोग नाम इसका ध्यान रखेंगे। ओलिव रिडले जो है कछुआ की एक बहुत ही छोटी प्रजाति है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका यहाँ से क्या संबंध है। ये जो कछुआ की प्रजाति है ये प्रजनन के लिए इसी स्थान पर आती है। मतलब उड़ीसा का जो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है यहीं पर ये प्रजनन के लिए प्रत्येक वर्ष आते हैं। और ये जो ओलिव रिडले कछुआ हैं इन्हें IUCN यानी कि IUCN जो था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा इसे अति संवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसे अति संवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया। अति संवेदनशील को इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल। क्या कहते हैं? मतलब ये शब्द अगर लिख के आ जाएं तो आप लोग वहाँ पे डाउट मत करना, ठीक है। वल्नरेबल, अति संवेदनशील कैटेगरी होती है वल्नरेबल, ठीक है। IUCN के द्वारा इसे, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। आइए इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि सभी जो इसके जितने ऑप्शन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। दूसरे नंबर पे दिया गया है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये भी असम में है। ये गोल्डन लंगूर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये मत सोचना कि इसमें कोई चीज़ बेकार की है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, गोल्डन लंगूर, ठीक है। और C नंबर पे दिया गया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? मणिपुर। सबसे पहली बात यही क्वेश्चन आता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर एक हिरन की प्रजाति पाई जाती है डांसिंग डियर। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? डांसिंग डियर। ये हिरन की एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा गया है।
ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील के किनारे या लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को हम और भी बता दे रहे हैं। जैसे मणिपुर के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो आप लोग जानते हैं कौन है? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह ये प्रेजेंट टाइम में सीएम है, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला हैं। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसके ऑप्शंस हैं 5 से 10%, 40 से 45%, सी नंबर पे दिया गया है 25% और डी नंबर पे है 20 से 25%। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 से 45%। मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ की मात्रा जो होती है 40 से 45% होती है। आइए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है वो 5 से 10% होती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10% होती है। और 25% मृदा जल जो होता है कितना होता है? 25%। और 25% ही लगभग मृदा वायु पाई जाती है। मृदा वायु पाई जाती है। इसके अलावा मृदा के निर्माण में जो मृदा का निर्माण होता है, मृदा का संगठन होता है, उसमें मृदा जीव और मृदा की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं जो कि मृदा संगठन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसिन प्रोटीन किस फसल में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं सोयाबीन, सेकंड चावल, मक्का और लास्ट इसका है गेहूं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोयाबीन। अगर आप लोगों को इसका बॉटनिकल नेम याद है तो आप लोग वहां से भी समझ जाएंगे कि ग्लाइसिन, क्योंकि सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। इस नाम से भी पता चल रहा है कि ग्लाइसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अब यहाँ पे बात करते हैं चावल में जो प्रोटीन पाई जाती है ऑरिजिन। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप लोग। इनको किसी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। मक्का में जो प्रोटीन पाई जाती है जेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? जेन प्रोटीन। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में ग्लूटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन। जो रोटियां होती हैं, रोटियां इसी प्रोटीन के कारण फूलती हैं, ठीक है, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब, खीरा, राई, मटर, बाजरा की गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं 18, 16, 14, 28। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 14। गुलाब, खीरा, राई, मटर, बाजरा ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसकी जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 14 होती है। आइए इसके अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे 18, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कोल क्रॉप के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि मतलब फूल गोभी या पात गोभी, ठीक है। इनको मतलब जो कैबेज होती है, कैबेज या कलीफ्लावर, इनकी जो गुणसूत्र संख्या होती है कितनी होती है? 18। कोल क्रॉप एक शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोल क्रॉप। इसके अंदर कलीफ्लावर और कैबेज आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर। 16 जो होती है गुणसूत्र संख्या, बरसीम, प्याज, लहसुन, मेथी इत्यादि में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 16 होती है।
आप लोग नोट डाउन करते रहना। ये जो गुणसूत्र संख्या 16 दी गई है, ये प्याज है, लहसुन है, गार्लिक, ठीक है, बरसीम, और मेथी इत्यादि में जो होती है गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16 होती है। 28 ये गुणसूत्र संख्या जो दी गई है ये आंवला में, किसमें? आंवला में गुणसूत्र संख्या जो होती है वो 28 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का का उपनाम क्या है? इसके ऑप्शंस है वनस्पति मांस, बी चारे वाली फसलों का राजा, सी धान्य फसलों की रानी, डी ऑप्शन रिपीट हो गया है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा धान्य फसलों की रानी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धान्य फसलों की रानी किसे कहते हैं? आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर जो होगा वो मक्का होगा। वनस्पति मांस के नाम से लोबिया, जिसे इंग्लिश में काउपिया भी कहते हैं, लोबिया को वनस्पति मांस के नाम से जाना जाता है। चारे वाली फसलों का राजा, इसका तो नाम जरूर आप लोग ध्यान रखना। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम है। क्या है? बरसीम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा नेपियर घास में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्जेलिक अम्ल, सेकेंड नाइट्रेट, सी पॉलीफिनॉल्स, और डी नंबर पे है क्या दिया गया? रेजिन्स। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्जेलिक अम्ल। बाजरा नेपियर घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के कारण बाजरे के पौधे और नेपियर घास में खट्टापन होता है वो इसी के कारण होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं। चना जो होता है, चने में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। किसमें? चना। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चने में जो अगर पूछा गया है आपसे कि मतलब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे अन्य ऑप्शन इसके देखते हैं। नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट ये पाया जाता है जई में। किसमें पाया जाता है? जई। रेजिन्स की बात की जाए, रेजिन्स तो ये आम में पाया जाता है। जो आम का गोंद निकलता है उसके पौधों से, मतलब अगर पौधे पे अगर एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाए तो वहाँ से एक आप लोगों ने देखा होगा लिक्विड निकलता है, बाद में वो जम जाता है वहीं पे, जो कि आम का गोंद कहलाता है। ये जो गोंद होता है ये बहुत ही विषाक्त होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल आप लोग मत करना, क्योंकि इसमें एक जहर पाया जाता है जो कि रेजिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये आम में होता है। जैसे बबूल का गोंद होता है वो तो हमारे लिए उपयोगी होता है, लेकिन आम का गोंद हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। पॉलीफिनॉल्स की बात की जाए, कुसुम, साफ्लावर जिसे भी कहते हैं, कुसुम में क्या पाया जाता है? पॉलीफिनॉल्स, जिसे साफ्लावर भी इंग्लिश में कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास, बैंगन, मूंग, उड़द का उत्पत्ति स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं चीन, ब्राज़ील, भारत, अफ्रीका। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन का मतलब अंदर कई क्वेश्चनों को मतलब कराने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग परेशान मत होना और ध्यान से सुनते रहना। कपास, बैंगन, मूंग, उड़द का उत्पत्ति स्थान है भारत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है चीन। इसे चाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन में है। ब्राज़ील की बात आ रही, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में, कहवा या कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और अगर भारत में बात की जाए तो कर्नाटका में होता है। ठीक है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अफ्रीका दिया गया, अफ्रीका के बारे में भी आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा बता ही देते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लेना।
अफ्रीका को मतलब बाजरा है, जैसे बाजरा ज्वार अरहर का उत्पत्ति स्थान जो है वो अफ्रीका को माना जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे अरहर का उत्पत्ति स्थान पूछा जा रहा है, वहाँ पे अफ्रीका नहीं मिल रहा है, भारत मिल रहा है, तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन भारत ही होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मतलब जो हमारे विद्वान हैं उनका मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि अरहर का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अरहर का उत्पत्ति स्थान भारत है। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को वहाँ पे अफ्रीका मिलता है तो करेक्ट ऑप्शन अफ्रीका होगा, अगर अफ्रीका नहीं मिल रहा है, भारत मिल रहा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन भारत होगा। ठीक है। और मूंगफली का उत्पादन स्थान ब्राजील है। मूंगफली जो है, मूंगफली का उत्पादन स्थान क्या है? ब्राजील। और भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में अगर बात की जाए सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस फसल को तीनों ऋतुओं में बोया जाता है? इसके ऑप्शन हैं साइसर एरेटिनम, ग्लाइसिन मैक्स, जिया मेज और कैजेनस कजन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिया मेज। जिया मेज ये एक बॉटिकल नेम है किसका? मक्का का। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मतलब पूछे जाने का ट्रेंड चेंज हुआ है, वहाँ पे हो सकता है आप लोगों को जो क्वेश्चन आए वहाँ पे मतलब उनका जो बोलचाल का जो नाम है, जैसे कि मान लीजिए अरहर है, अरहर को मतलब अरहर का बॉटिकल नेम जैसे कैजेनस कजन है, तो वहाँ पे अरहर ना लिख के कैजेनस कजन आ सकता है। मक्का का जो नाम है वो वहाँ पे मक्का ना लिख के जिया मेज आ सकता है। ठीक है। इसी प्रकार ग्लाइसिन मैक्स जो होता है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, ठीक है, जिसे बोनलेस मीट की संज्ञा भी दी गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट की दे रहे हैं कि बोनलेस मीट की संज्ञा जो है सोयाबीन को दी गई है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा मतलब अन्य दलहनी फसलों में सर्वाधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए इसमें प्रोटीन जो होता है 41 से 42% होता है। इसकी एक नई वैरायटी भी निकली है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से 1407, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 42% है, और इसमें जो तेल की मात्रा है वो 21% के समथिंग है। और ये जो 1407 मैक्स 1407 वैरायटी है, ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा निकाली गई है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हम पिछले वीडियो में बताते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए इसे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसे परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक अन्य नाम दिया गया साइसर एरेटिनम, चना का बॉटिकल नेम है साइसर एरेटिनम। इसलिए आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब अपनी बुक से देख लेना, क्योंकि बॉटिकल नेम, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें इनका साधारण नाम जो होता है हिंदी में वो लिखकर ना आए, वहाँ पे उसका बॉटिकल नेम लिखकर आ सकता है। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप को केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया है? इसके ऑप्शन हैं गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुजरात। ठीक है। ये जो भालिया किस्म है गेहूं की, ये गुजरात की है। गुजरात से ही इसे जीआई टैग मिला हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे भालिया, इसका भालिया नाम कैसे पड़ा? यहाँ पे जो स्थान है एक अहमदाबाद और भावनगर, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक स्थान पड़ता है भाल, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भालिया। और इसे स्थानीय भाषा में, इस प्रजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसी नाम से आ जाए। स्थानीय भाषा में इसे दौदवानी क्या कहते हैं? दौदवानी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अहमदाबाद और भावनगर के बीच में जो स्थान है भालनगर, भाल, उसी के नाम पर इसका नाम भालिया किस्म रखा गया है। ये गेहूं की एक ऐसी किस्म है जिसमें ग्लूटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
जो कि लगभग 14 से 15% तक हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो मतलब 10 से 12% तक लगभग में गेहूं में पाई जाती है, लेकिन ये जो प्रजाति है इसमें 14 से 15% तक प्रोटीन की मात्रा पाई गई है। और गेहूं की प्रोटीन, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं? गेहूं की जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन, ये ग्लूटीन कभी कभी ग्लूटेन लिख के आ जाता है, तो इससे आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, ग्लूटीन, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहा जाता है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो गेहूं की प्रजाति है भालिया किस्म, इसको वहाँ का एक कृषि विश्वविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, उसी के द्वारा जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था और इसे वहाँ से जीआई टैग प्राप्त हो गया है। और इसकी जो पहली खेप है वो केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। आइए इसके अन्य ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ जीआई टैग के बारे में देखते हैं। जैसे केरल, केरल से किस फसल को जीआई टैग मिला हुआ है आप लोग जानते हैं? केरल के वायनाड जिला जो होता है, केरल का वायनाड जिला, केरल का वायनाड जिला, यहीं से मतलब कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं वो यहीं से इलेक्शन लड़े थे। वायनाड, केरल का वायनाड जिला, केरल के वायनाड जिले से एक कॉफ़ी की प्रजाति है रोबस्टा कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी? रोबस्टा। रोबस्टा कॉफ़ी को केरल के वायनाड जिले से जीआई टैग प्राप्त है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना। आइए आगे बढ़ते हैं और उड़ीसा के बारे में देखते हैं कि उड़ीसा से किस फसल को जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा से कंधमाल, क्या नाम है? कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को, कंधमाल हल्दी को उड़ीसा से जीआई टैग प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्नाटका। कर्नाटका से भी एक कॉफ़ी की एक ही प्रजाति है कुर्ग। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को कर्नाटका से जीआई टैग मिला हुआ है। कुर्ग अरेबिका, कुर्ग अरेबिका, ठीक है, कुर्ग अरेबिका को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? कर्नाटका से। और अगर रोबस्टा कॉफ़ी की बात आएगी तो वहाँ पे केरल होगा। ठीक है, आइए जी टैग के बारे में कुछ ये जानते हैं। जीआई टैग जो होता है ये 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 के एक्ट के तहत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला जीआई टैग, पहला जीआई टैग शुरुआत इसकी तो मान लीजिए 2003 से होती है, शुरुआत 2003 से होती है, लेकिन पहला जीआई टैग जो होता है 2004 में किसे मिलता है? दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग 2004 में प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसके ऑप्शंस हैं पटना, सेकेंड लखनऊ, दिल्ली और लास्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पटना। पटना से ही राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है, केंद्र है, वो पटना में खोला गया है। ये मतलब एक जो डॉल्फिन है, गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, गैंगटिक, गैंगटिक डॉल्फिन के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से? गैंगटिक डॉल्फिन। और एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसे घोषित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ये भी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम सुसु भी है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सुसु। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन तथा पानी के उपचयन, कोशिका विभाजन में किस पोषक तत्व की कमी होने पर संभव नहीं होती है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण की क्रिया होती है, प्रोटीन का निर्माण या पानी के उपचयन, कोशिका विभाजन इत्यादि में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका एक तत्व अदा करता है, वो कौन सा तत्व है जिसके बिना ये संभव नहीं हो सकता। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोरान। बोरान जो है, बोरान के कारण ये जो ऊपर क्रियाएं दी गई हैं ये पौधों में ठीक ढंग से नहीं हो पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दिया गया है मैग्नीज, जिंक मैग्नीज कार्बामेट। आप लोग बताएंगे ये किसका नाम है। जी हाँ, डायथेन M45, डायथेन M45 जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, इसका नाम डायथेन M45 है। ये एक मतलब ऐसा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जिसका प्रयोग मतलब जो आलू होता है, आलू का अगेती झुलसा जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण और पछेती झुलसा फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, मतलब उसके नियंत्रण के लिए इसका बहुतायत मात्रा में हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। डायथेन M45 जो है ये एक ऐसा फंजीसाइड है, इकलौता फंजीसाइड है जो कि जिंक बेस्ड है, जिंक मैग्नीज बेस्ड है, क्योंकि इसका पूरा नाम भी आप लोग सुन पा रहे होंगे कि जिंक मैग्नीज कार्बामेट। ठीक है, ये भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब जिंक आधारित फंजीसाइड कौन सा है। उसमें 4 मतलब ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे जिंक डायथेन M45 होगा, कार्बेंडाजिम होगा, और भी मतलब जैसे 2 ऑप्शन और डाल दिए जाएं तो आप लोग उसका करेक्ट ऑप्शन जो बताएंगे, जैसे थियोफेनाइड मेथाइल है और एक और कोई फंजीसाइड ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक आधारित फंजीसाइड इनमें से कौन सा होगा, तो आप लोग उसका करेक्ट जवाब देंगे डायथेन M45। ठीक है, जिंक के बारे में आप लोग जानते हैं, जिंक का प्रयोग, जिंक सल्फेट का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है। इसी की कमी के कारण धान में क्या लगता है, खैरा। कमी के कारण क्या लगता है, धान का खैरा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए यहाँ पे बोरान के बारे में कुछ चीज़ें और हम जानते हैं। ये क्रियाएं तो होती ही हैं, साथ में बोरान की कमी से जो फल होते हैं फट जाते हैं। बोरान की कमी से क्या होता है, फल फट जाते हैं। बोरान की कमी से फल फट जाते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे टमाटर का फल जो फटता है, या आम, खासकर देखा होगा आम, जो पौधों में आम आप लोग लगे हुए देखे होंगे तो देखा होगा कुछ आम फट जाते हैं, वो उसकी मतलब जो मेन वजह होती है बोरान की कमी होती है। अगर बोरान का हम एक स्प्रे कर दिया जाए उस पर, तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में सर्वाधिक होती है। इसके ऑप्शंस हैं 6.5, 5.5, 7.2, 8.5। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6.5। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मतलब मुख्यतः जो होता है, जो मतलब पूछा जाए कि पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच मान पे होती है, तो उसका मतलब एक सही जवाब होता है 6 से 7.5 पीएच। 6 से पौधे सामान्यतः जो होते हैं इसी पीएच पर वृद्धि करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो पौधे होते हैं सामान्यतः किस पीएच पर वृद्धि करते हैं, 6 से 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है पीएच मान की, तो 2 शब्द इसके बारे में भी सुन लीजिए। पीएच मान जो होता है, किसी विलयन में पीएच मान होता है किसी विलयन किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसका पीएच मान कहलाती है। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे देखते हैं, इसके जो अन्य पीएच मान भी दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं कि इस पीएच मान पे मतलब कौन सी फसल मतलब अच्छा ग्रोथ करती है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 5.5, क्या दिया गया है 5.5, 5 से 5.5 पे जो होता है आलू, 5 से 5.5 पर क्या आलू जो है ये अच्छी वृद्धि करता है। 7.2, यहाँ पे 5.75 से 5.5 से 7.5, ये तंबाकू के लिए, तंबाकू की जो फसल होती है उसके लिए उपयुक्त पीएच मान 5.5 से 7.5 होता है। और 8.5 के लिए हमें इस समय कोई फसल का नाम नहीं याद है मतलब जिसके बारे में बताया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान के बारे में जरूर ध्यान रखना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसका पीएच मान कहलाती है। ऋतु भरोसा या राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं YSR जगन मोहन रेड्डी। कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ही ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, इन्हीं के द्वारा राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा अभियान की शुरुआत की गई है। ये योजना जो है किसानों से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों में जागरूकता फैलाना है। किस किस चीज़ के प्रति? ई मार्केटिंग, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, यानी कि मतलब टोटल एक प्रकार से देख लिया जाए कि कृषि संबंधी जितनी भी मतलब प्रक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं उन सभी के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए मतलब आंध्र प्रदेश के सीएम YSR जगन मोहन रेड्डी के द्वारा राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा की शुरुआत की गई है। अभी यहाँ पे बात आ रही है आंध्र प्रदेश की, तो इससे संबंधित कुछ और भी हम तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षा में जिनके आने की प्रबल संभावना है। यहाँ के मतलब जो राज्यपाल, सीएम तो हमें पता हो गया, राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल जो हैं कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। यहाँ पे इनकी बात आप लोग सोच रहे होंगे क्यों करने लगे। ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि अभी इन्हें कुछ समय पहले ही कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि एक लेखक हैं, ठीक है। और कलिंग रत्न पुरस्कार जो होता है ये उड़ीसा का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पीएम किसान योजना के तहत किस जिले, पीएम सम्मान निधि किसान योजना जो चल रही थी उसके तहत किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ का जिला है अनंतपुर। आंध्र प्रदेश का जिला कौन सा है? अनंतपुर, ठीक है। इसी को पीएम किसान योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इसकी शुरुआत जो होती है 24 फरवरी 2019 को होती है, ठीक है। आइए और भी जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? कितनी राजधानियां हैं? 3। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां? 3 राजधानियां हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। कौन सी? कुर्नूल। ये तीनों राजधानियां
आंध्र प्रदेश की हैं। और इसमें जो अमरावती है, अमरावती में मतलब सबसे नया हाई कोर्ट जो कि 25 नंबर का, 25वें नंबर का हाई कोर्ट, किस नंबर का? 25वें नंबर का। पच्चीसवें नंबर का जो हाई कोर्ट है, सबसे नया, सबसे नया, ये कहाँ स्थापित किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं गेहूं 100 किलोग्राम, यहाँ पे 20 मतलब कुछ फसलें दी गई हैं और उनकी 20 दर दी गई प्रति हेक्टेयर। गेहूं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उड़द 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सरसों जो होती है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप लोग बताएंगे इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? जी हाँ, इसका गलत ऑप्शन है डी, सरसों, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रा दी गई 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये उचित नहीं है। यहाँ पे 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 20 दर जो होती है सरसों के लिए प्रयोग की जाती है। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, गेहूं की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये कभी कभी 100 से 110 भी लिख के आ जाता है। उड़द है जैसे तो ये 15 से 20 भी आ जाता है, क्योंकि जब मिक्स फसल की बुआई की जाती है उड़द के साथ में तो 20 दर वहाँ पे घट जाती है। कभी कभी तो लोग वहाँ पे 10 किलोग्राम भी कर देते हैं, क्योंकि मक्के के साथ में जब बोया जाता है तो इसकी 20 दर को कम कर दिया जाता है। और जो मक्का की है ये भी मतलब कहीं कहीं पे आप लोगों को इसका ऑप्शन जो मिलेगा 15 से 20 किलोग्राम, तो इसलिए आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। अगर वहाँ पे 18 आ रहा है तो 18 सही होगा, अगर 15 से 20 आ रहा है तो 15 से 20 सही होगा, और दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारे वाली फसलों के लिए कितने प्रतिशत नमी की मात्रा की आवश्यकता होती है? जो मतलब इसके ग्रेन्स होते हैं यानी कि बीज जो होते हैं इसके सीड को संरक्षित करने के लिए मतलब या स्टोर करने के लिए जो प्रतिशत नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है 14%, 13 से 14%, 10 से 12% और लास्ट है 12%। बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 12%। ये ही उचित नमी की मात्रा होती है जिस पर चारे वाली फसलों को मतलब स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे 14% की बात की जा रही है, तो 14% जो होता है ये चावल के लिए, चावल को स्टोर करने के लिए 14%। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि मतलब खाद्यान्न फसलों को स्टोर करने के लिए नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ पे सही ऑप्शन होगा 12% से कम। क्या होगा? 12% से कम। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और बाजरा 10 से 12% जो होती है ये बाजरे के लिए होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और कौन सा छूट रहा है? 14% जो होता है चावल के लिए हाई है, 12% तो चारे वाली फसलों के लिए हो जाएगा, 10 से 12% ये बाजरे के लिए हो जाएगा, और 13 से 14% ये सोयाबीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो प्रतिशत नमी की मात्रा होती है 13 से 14%। अगर इससे ज़्यादा नमी रखेंगे तो उसमें विभिन्न कीटों का प्रकोप या उनके खराब होने की मतलब जो दर बढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खनिज फास्फेट का अच्छा स्रोत है? डोलोमाइट, एपेटाइट, संगमरमर और पाइराइट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाइराइट, एपेटाइट, सॉरी पाइराइट नहीं एपेटाइट होगा। क्या होगा? एपेटाइट में जो होता है फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है।
इस यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है पायराइट। आप लोग बताएंगे पायराइट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जी हाँ, पायराइट का प्रयोग जो होता है वो बताइए क्षारीय और लवणीय, कौन कौन सी मृदाएं? क्षारीय और लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम या पायराइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर मृदा अम्लीय है तो उसके लिए कैल्सिक चूना पत्थर या जैसे CaCO3 चूना पत्थर बिना बुझा हुआ CaO का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्षारीय लवणीय मृदा है तो उसके मतलब सुधार के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, क्योंकि ये एक मतलब जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और अगर जब मृदा अम्लीय है तो वहाँ पे मतलब क्षारीय प्रवृत्ति के मतलब जो रसायन होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग मतलब सॉइल अमेंडमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कैल्सिक चूना पत्थर ये एक क्षारीय प्रवृत्ति का है, और बिना बुझा चूना CaO ये भी एक क्षारीय प्रवृत्ति का है। इसका प्रयोग अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए नंबर पे दिया गया O, सेकेंड A, थर्ड B और फोर्थ ऑप्शन है इसका C। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहले जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ओ संस्तर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में डाला था क्योंकि इसके बारे में कुछ चीज़ आप लोगों को बतानी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओ संस्तर, ठीक है। किसी भूमि को अब हम जानते हैं कि मतलब ये जो होता है संस्तर या मतलब मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। जब किसी भी मृदा को मतलब खड़ी काट वर्टिकली सेक्शन में काटा जाता है। कैसे, आइए हम इमेज के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे इमेज दिखाई गई है सॉइल लेयर्स यानी कि सॉइल प्रोफाइल्स की। आइए इसके माध्यम से हम जानते हैं जब मृदा को किसी मृदा को खड़ी काट, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे खड़ी काट काटी गई है क्योंकि गहराई तक अगर ऊपर से हम नीचे जाते हैं और मृदा का मतलब कुछ भाग निकाल दें तो साइड से जो देखने पर जो हमें एक लेयर दिखाई देती है वही जो होती है क्या कहलाती है, मृदा प्रोफाइल कहलाती है। मतलब इनको संयुक्त रूप से जितनी इसमें लेयर्स आपको लोगों को दिख रही हैं इन सभी लेयर्स को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। और अगर इनकी अलग अलग बात की जाए, जैसे सबसे पहले इसमें आप लोग देख रहे होंगे ह्यूमस, क्या दिया गया है, ये ह्यूमस की लेयर है, ठीक है। इसे ओ हॉरिजन कहते हैं, ये टॉप सॉइल है। इसे ए हॉरिजन कहते हैं, ये सब सॉइल है। इसे क्या कहते हैं, बी हॉरिजन कहते हैं, पैरेंट रॉक सी हॉरिजन को, और बेड रॉक जो होता है ये बहुत ही सबसे ठोस होती है, ठीक है, आर हॉरिजन। तो ये जब विभिन्न संस्तरों की अलग अलग बात की जाए तो इनको क्या कहते हैं, हॉरिजन्स कहते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ी कुछ ये सुन लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हम बता रहे हैं इन विभिन्न संस्तरों की जो मोटाई और रचना होती है वो गुण और रचना के आधार पे भिन्न भिन्न होती है। मतलब एक जो सामान्यता मृदा जो पाई जाती है उसमें 5 संस्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से, वो आपके सामने हैं। ओ संस्तर, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ओ संस्तर है ये वाला ओ संस्तर को क्या कहते हैं, ये मतलब कार्बनिक संस्तर कहलाता है। और इसे एक शब्द इसके लिए और भी प्रयोग होता है। ये मतलब जो संस्तर पाया जाता है ये जंगलों में पाया जाता है। इसे वर्जिन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। वर्जिन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मतलब जो होता है निराई गुड़ाई जुताई यहाँ पे नहीं होती है, और ये मुख्य रूप से ह्यूमस का भाग होता है और ये जंगलों में पाया जाता है। टॉप सॉइल सेकेंड नंबर पे दिया गया है। सेकेंड नंबर पे कौन सा दिया गया है, ए संस्तर। ए संस्तर को मतलब जो होता है मृदा का ऊपरी संस्तर होता है ह्यूमस के अलावा, ठीक है। ह्यूमस को छोड़ दीजिए, जहाँ पे हम मतलब जिस खेत की मतलब जुताई गुड़ाई निराई करते हैं वहाँ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो ए संस्तर कहलाता है।
क्या कहलाता है, ए संरस्तर। इसमें मतलब जो होता है, ये संरस्तर जो होता है सर्वाधिक उपजाऊ होता है और इसमें मतलब जो पौधे की अधिकांशतः जड़ें होती हैं इसी संरस्तर में विकास करती हैं। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर से अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से बी हॉरिजन तक ही पहुंच पा रही हैं। ठीक है, मुख्यतः जड़ों का विकास और इसमें सर्वाधिक जड़ों का विकास टॉप सॉइल यानी कि ए हॉरिजन में हो रहा है। सेकेंड नंबर पे दिया गया है बी। बी संरस्तर जो होता है, बी संरस्तर को मतलब 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसे सब सॉइल यानी कि अधो मृदा, सब सॉइल का मतलब होता है अधो मृदा के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सा संरस्तर है, बी संरस्तर। बी संरस्तर को 5 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं सी संरस्तर। सी हॉरिजन से देखते हैं, ये जो दिया गया है सी संरस्तर। सी संरस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट के लवणों का जमाव होता है, जो मतलब लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट या मतलब इसके जो हैं सल्फेट के लवण जो होते हैं वो जाके यहीं पे स्टोर होते हैं। इसलिए इस संरस्तर को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट लवणों का मतलब एक प्रकार से देखा जाए ये संरस्तर कहलाता है, सी संरस्तर। ठीक है, अब इसके बाद आती है अंतिम संरस्तर कौन सा है, डी, जिसे आर संरस्तर के भी नाम से जाना जाता है। इसे दूसरे नाम बेड रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को डी संरस्तर या आर संरस्तर इसमें से कोई चीज़ आ रही है तो आप लोग मतलब यहाँ पे परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी आर संरस्तर वहाँ पे लिख के आता है और कभी कभी डी संरस्तर लिख के आता है। और इस संरस्तर की सबसे खास बात होती है कि इसमें मतलब कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पौधों की जड़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, और इसे बेड रॉक भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम यहाँ पे कुछ इससे संबंधित तथ्यों को जानते हैं। अगर यहाँ पे सभी संरस्तरों को मिला दिया जाए, जैसे ओ, ए, बी, सी और डी या आर, ठीक है, टोटल 5 हैं। कितने हैं, 5। अगर यहाँ पे पांचों को मिला दिया जाए, 5 संरस्तर हैं कुल, अगर सभी को मिला दिया जाए तो इन्हें मास्टर हॉरिजन या गुरु संरस्तर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, गुरु संरस्तर। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो दिया गया है a + b, कभी कभी ये लिख के आता है a + b संरस्तर को क्या कहते हैं, सोलम। a + b को क्या कहते हैं, सोलम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और a + b + e क्या होगा, a + b + e को संयुक्त रूप से भी सोलम ही कहा जाता है। अगर वहां पे लिख के आ जाएगा a + b + e, तो इसका मतलब जो अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका नाम संयुक्त रूप से इसको क्या कहते हैं, तो इसे सोलम कहते हैं। और अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, a + b + c, तो इसे रिगोलिथ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और अगर आप लोग सुनना चाहें तो एक बार और हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मृदा का सबसे ऊपरी संरस्तर होता है उसे ओ संरस्तर कहते हैं। सेकेंड नंबर वाले संरस्तर यानी कि ए संरस्तर को कार्बनिक संरस्तर खनिज कौन संरस्तर कहा जाता है, खनिज संरस्तर कहा जाता है। खनिज संरस्तर ए संरस्तर को कहते हैं। ठीक है, और निश्चालन स्तर जो होता है, इवोल्यूशन या वॉश आउट, इस संरस्तर जो होता है, इस संरस्तर में क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड का निश्चालन या लीचिंग होता है तथा इनमें जो होता है क्वार्ट्ज यानी कि रेत की मात्रा जो होती है वो अधिकतम होती है। सी
सी संस्तर तो आप लोगों को हमने बता दिया गया है कि A+B संस्तर का विकास जो होता है वो मतलब सी संस्तर जो होता है वो असंगठित पायरतक जिससे A व B संस्तर का विकास हुआ है। ठीक है, सी का विकास जो हुआ है A+B से ही हुआ है। अब देखते हैं इससे संबंधित और भी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में यहीं तक। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और ये रहा आप लोगों के लिए आज का प्रश्न, थायोयूरिया किसका यौगिक है? इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन प्लस सल्फर, नाइट्रोजन प्लस जिंक, नाइट्रोजन प्लस पोटेशियम और नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।